students, welcome once again. In this lecture, we are going to talk about Indian cultural heritage. Okay, that can be asked for the 2 marks. So this topic is most important for exam purpose. So kindly keep your mind here. So in first slide, just we have to see the Indian cultural heritage. So in last our lecture, we have discussed about the natural heritage of India. In natural heritage, we have studied about vegetation, wildlife, rivers, and landscape. In landscape, we discussed about the Himalaya, the importance of the Himalaya, why Himalaya is a landscape. That all these things have been discussed in our previous lecture. So in this lecture, we are going to talk about the cultural heritage. So already I have told you that what is the meaning of the cultural heritage. Cultural heritage means the thing, yeah, whatever is made by the human being using his own intellect, using his own talent, tact, and skills. Okay, so that is called a cultural heritage. इन शॉर्ट इंसान अपनी बुद्धि शक्ति, अपने कौशल्य, अपनी ताकत, अपना माइंड इस्तेमाल करके जो भी कुछ क्रिएट करता है, हर वो चीज वो कल्चरल हेरिटेज कही जाती है. सो इसमें इंडियन कल्चरल हेरिटेज, तो भारत के अंदर जो कल्चरल हेरिटेज मतलब जितने जितने मॉन्यूमेंट्स है या जितने भी मतलब स्टैच्यूज है, स्टैच्यूज बनाए गए हैं गॉड और गॉडेसेस के, जो हमें रिमेन्स मिले एक्सकेवेशन के दौरान, ऑल दिस थिंग्स आर इंक्लूडेड इन कल्चरल हेरिटेज. So see now, first line. So culture heritage means whatever is received or created by human with his tact, means understanding. Cultural heritage means whatever is received or created by human. इंसान को जो भी कुछ मिलता है या तो जो कुछ क्रिएट करता है, कैसे? विद हिज टैक्ट. टैक्ट मीन्स अंडरस्टैंडिंग से, विजडम, नॉलेज, आर्ट एंड स्किल. मतलब ये टैक्ट, विजडम, आर्ट और स्किल का इस्तेमाल करके इंसान जो भी कुछ नया क्रिएट करता है या तो कुछ नया वो रिसीव करता है, दैट इज कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज. The people of India from the prehistoric period have contributed to the people of the world. देखो यहाँ पर द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक मतलब हिस्ट्री के पहले का टाइम से लेके आज तक भारत के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं दुनिया के लोगों को वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट, कल्चरल हेरिटेज में. वो अपना योगदान दे रहे हैं. विश्व में जितने भी कोई नए मॉन्यूमेंट्स बनते हैं तो कहीं ना कहीं ये सब जो इंडियन लोग हैं, सही है, तो वो लोग अपनी कैपेसिटी, अपनी एबिलिटी, अपनी विजडम, अपनी स्किल, अपना टैक्ट, सही है, तो ये सब इस्तेमाल करके, उसका उपयोग करके वो कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने में हेल्पफुल बनता है. द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड द स्कल्पचर इज 5000 years old. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके, याद रखो, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. कौन सी? द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर इज 5000 years old. मतलब हमारी जो स्थापत्य कला है, ओके, ये स्थापत्य कला कितने साल पुरानी है? 5000 साल पहले की है. सो 5000 साल पहले भी आर्किटेक्चर वर्क हुआ करता था. आर्किटेक्चर मीन्स कंस्ट्रक्शन. Whatever is constructed, that is called the architecture. And sculpture का मीनिंग क्या है? स्कल्पचर यानी जो भी स्टोन होता है या तो वुड होता है, तो उस पर जब हैमर और चिजल लेके कुछ नया क्रिएट किया जाता है, that is called sculpturing. So ये स्कल्पचरिंग और आर्किटेक्चरिंग, ये दोनों चीज, ये जो कला है वो भारत में 5000 साल पहले की है. सो द रिमेन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एन एविडेंस ऑफ दिस. मतलब ये कैसे पता चला कि ये 5000 साल पहले की है? तो जब एक्सकेवेशन हुआ, एक्सकेवेशन का मीनिंग है खोदकाम जब किया गया,
तो उस टाइम पर जो वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओके, सो वहाँ से बहुत सारे ऐसे रिमेन्स या तो रेमनेंट्स मिले थे। रेमनेंट्स या रिमेन्स का मीनिंग है अवशेष, बहुत कुछ अवशेष जमीन के अंदर से मिले हैं, और उसका स्टडी करके हिस्टोरियंस ने बताया कि ये 5000 साल पहले बनाया गया था। मतलब ये हुआ कि 5000 साल पहले भी कहीं ना कहीं जो हमारे इंडियन लोग थे, वो मतलब एकदम टैलेंटेड थे, उसके पास भी स्किल थी, और वो लोग कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते थे। द रिमेन्स, नेक्स्ट वन, सो द रिमेन्स ऑफ द फिगर of God and goddesses, humans, animals, and several toys, as well as sculpture of a bearded man and the statue of the dancer, by seeing all fit, self-esteem and pride in our culture. मतलब यहाँ पर जो फिगर हमें मिला है गॉड और गॉडेसेस का, राइट, आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टैच्यूज है, सही है, गॉड और गॉडेसेस के स्टैचू जो हमें मिलते हैं खुद काम के दौरान, सही है। तो सोचो कि ये वो कितने साल पहले उन लोगों ने भी ये सब स्कल्पचरिंग काम किया था। बट उसके अलावा ह्यूमंस, जो इंसान है, उसके भी स्टैचू मिले हैं, एनिमल के स्टैचू जो बनाए गए थे, एंड द सेवरल टॉयज, और बहुत सारे ऐसे खिलौने भी तैयार किए गए थे, एज वेल एज द स्कल्पचर ऑफ द बर्डेड मैन। और इसमें खास करके एक बर्डेड मैन का जो स्कल्पचरिंग वर्क किया हुआ एक स्टैचू मिला था, सही है। तो ये सब अगर हम देखते हैं, और इसके साथ साथ एंड द स्टैचू ऑफ अ डांसर, जब एक डांसर मतलब नटराज की मूर्ति जो हमें मिली थी, सही है। तो ये सब जब देखते हैं, सीइंग ऑल फील सेल्फ एस्टीम, नॉट फिट, ओके, सीइंग ऑल फील सेल्फ एस्टीम एंड द प्राइड इन आवर कल्चर। तो ये सब जब हम देखते हैं, तो सही में हमें हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, उसके प्रति एक गर्व फील होता है। We can see the bullock or the lion on an inverted lotus of Mauryan era. तो खास करके जब मौर्यन एरा के दौरान जो हमें मतलब ये तैयार किए गए थे कि जो कोई बुलक, ओके, वी कैन सी द बुलक और द लायन ऑन एन इन्वर्टेड लॉटस, मतलब उस टाइम पर जो इन्वर्टेड लॉटस बनाया गया था, राइट, मौर्यन एरा में। तो ये इन्वर्टेड लॉटस के अंदर बुलक और लायन, वो दोनों की प्रतिमा रखी गई थी। द स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्धा इन अ मेडिटेटिव फॉर्म, और जो गौतम बुद्धा है उसका जो स्टैच्यू है, वो स्टैच्यू भी कैसा, मेडिटेटिव फॉर्म में, मतलब जैसे ध्यानस्थ बैठते हैं, सही है। तो ऐसी अवस्था में उन लोगों ने एक ऐसा स्टैच्यू बनाया था। सो ये सब हमारे इंडियन कल्चरल हेरिटेज का एक स्पेसिस है, या तो नमूना है। द कलखंड स्टैच्यू ऑफ जैन तीर्थंकर, सो कलखंड स्टैच्यू जैन तीर्थंकर का है। द केव ऑफ इलोरा ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी शासन के दौरान जो इलोरा केव बनाई गई, तो ये भी तो एक बेस्ट स्पेसिस है, या तो बेस्ट स्पेसिमेन हम बोल सकते हैं कल्चरल हेरिटेज का। सो बाय सीइंग दिस, तो ये सब हम देखते हैं, तो दिस हेरिटेज वी फील प्राउड, ग्लैडन एंड द रेवरेंस फॉर कल्चरल हेरिटेज, मतलब हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है उसके प्रति अच्छी भावना व्यतीत होती है। अवर कल्चरल हेरिटेज एकोमोडेट्स, अब कल्चरल हेरिटेज में किसका किसका समावेश होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कल्चरल हेरिटेज जब हम बोलते हैं तो कौन कौन सी चीज आ जाती है, तो अवर कल्चरल हेरिटेज एकोमोडेट्स पैलेसेस, तो देखो इनमें पैलेसेस आ जाते हैं, मतलब जितने भी राजमहल उस टाइम पर बनाए गए, देन बिल्डिंग्स, जितने भी बिल्डिंग्स बनाई गई है, स्कल्पचर्स बनाए गए, पुतनी काम किया गया है, स्तूपास है, विहारास है, चैत्यास, टेम्पल्स, मॉस्क, टॉम्स, फोर्ट्स, गेट्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल लाइक द दांडी, इनमें जो दांडी है फ्रीडम स्ट्रगल, सही है, जहाँ पर स्टार्ट मतलब खत्म हुई थी दांडी मार्च जो की गई थी, सही है। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज द इंडियन कल्चरल हेरिटेज। देन शांति निकेतन, देन वर्धा,
Delhi can also be considered as a part of our cultural heritage. Besides language, इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमारे कल्चरल हेरिटेज में समाविष्ट होती है? सो स्क्रिप्ट, जो कोई लिखाई होती है तो दैट इज ऑल्सो द कल्चरल हेरिटेज, क्योंकि उनके लिए भी तो स्किल चाहिए, उनके लिए भी तो टैक्ट चाहिए, विजडम चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सही है। डिस्कवरी ऑफ जीरो, मतलब जो आर्यभट्टा ने डिस्कवरी किया था जीरो। सही है। सो ये भी एक कल्चरल हेरिटेज है। देन मैथमेटिक्स, कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी, आयन, देन लिटरेचर, रिलीजन, देन युद्ध शास्त्र, चैरियट, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, वास्तुशास्त्र, रिपब्लिक, जुडिशरी, लेजिस्लेशन, एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन एटसेट्रा आर द इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ इंडिया। तो ये सब है, वो सब डिस्कवरी है इंडिया की डिस्कवरी, मतलब भारत ने ये सब खोजा था और उस वजह से ऑल दिस थिंग्स आर कंसिडर्ड एज इंडियन कल्चरल हेरिटेज। ये हमने देखा जनरल, ओके, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। तो खास करके गुजरात के अंदर कौन कौन से ऐसे मतलब कल्चरल हेरिटेज है, राइट? तो बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स है या तो देखने लायक स्थल यहाँ पर है, सही है, जिसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। तो जितने भी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस वाले जितने भी मॉन्यूमेंट्स है या तो स्थल है, ऑल दे आर कंसिडर्ड एज अ कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। सो इनमें द प्लेस हैविंग कल्चरल, लेजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस आर, इनमें सबसे पहले तो लोथल। ओके, तो देखो इनमें अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले तो कल्चरल हेरिटेज में ऐसे स्थल है कि जिसका कल्चरल या तो लेजेंडरी या तो आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस का मतलब ये हुआ कि खोदकाम के दौरान जब कोई जमीन के अंदर से कोई ऐसे अवशेष या तो रिमेन्स मिले और उस वजह से ये फेमस हो गया, या तो उसका एक कल्चरल या तो लेजेंडरी इम्पोर्टेंस है, राइट? तो ऐसे स्थल में देखो तो एक लोथल है। लोथल पता है कहाँ पर है? यस, धौलका तालुका, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। देन रंगपुर, देन रोजड़ी एंड धौलावीरा। तो ये चार जगह ऐसी है कि जिसका कल्चरल हेरिटेज में समावेश होता है, लेकिन ये सब का अलग इम्पोर्टेंस है, हैविंग प्लेस हैविंग द कल्चरल, लेजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। चलो, सो चार स्थल है जो कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात में समाविष्ट होता है। इसके अलावा द प्लेस हैविंग द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, अब बहुत सारे ऐसे स्थल है कि जिसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। अब हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की बात करो तो जामा मस्जिद, शेकिंग टावर्स, झूलता मीनारा, सीदी सैयद ग्रिल, देन हाथी सिंह टेम्पल लोकेटेड इन अहमदाबाद, वाइल विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर, वडनगर में जो कीर्ति तोरण है, सही है, सो इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। देन द स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ द किंग अशोका का जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है, राइट, जो रिलीजियस मैसेज लिखा गया था वहाँ पर फुट हिल पर, राइट, गिरनार में, सो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। सो जूनागढ़ में ये खास करके स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका ऑफ जूनागढ़, देन नवाबी पैलेस, देन पारसी एगियारी इन नवसारी, सहस्त्रलिंग लेक ऑफ पाटन, पाटन में सहस्त्रलिंग लेक, देन प्लेस ऑफ वडोदरा, नॉट प्लेस बट पैलेस, पैलेस ऑफ वडोदरा, वडोदरा में जो पैलेस लक्ष्मी विलास पैलेस है, राइट, सो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द कल्चरल हेरिटेज। देन सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, सन सूर्य मंदिर मोढेरा, चांपानेर गेट, तो चांपानेर में आप पावागढ़ अगर गए हो तो आपने देखा होगा। देन रुद्र महालया ऑफ सिद्धपुर, सिद्धपुर का रुद्र महालया, एंड द मुनसर लेक ऑफ विरमगाम, और विरमगाम में मुनसर लेक है, सही है। तो ये सब, और इसके अलावा एक और ऐड कर सकते हैं धौलका में मलाव लेक, ओके, सो इट इज ऑल्सो, इट हैज ऑल्सो इट्स ओन इम्पोर्टेंस, मीन्स ऑल these places are considered as the cultural heritage of Gujarat.
वेल नोन रिलीजियस एंड टूरिज्म ओरिएंटेड पैलेसेस। अब देखो बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल है या तो जिसका टूरिज्म राइट का इम्पोर्टेंस है गुजरात में। हाँ, तो ऐसे जो अ, अगर मान लो कोई फेस्टिवल है तो ये ऐसे फेस्टिवल या ऐसी जगह ये भी कल्चरल हेरिटेज में समाविष्ट हो जाती है। सो यहाँ पर वेल नोन रिलीजियस एंड द टूरिज्म ओरिएंटेड पैलेसेस इन गुजरात आर पोलो फॉरेस्ट। I think you will have visited that, right? So Polo Forest विजयनगर में है, साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट। देन काइट फेस्टिवल जो होता है, कांकरिया कार्निवाल अहमदाबाद में जो होता है। देन ताना रीरी फेस्टिवल वडनगर में। ताना रीरी फेस्टिवल मीन्स ताना एंड रीरी बोथ वर द ड्यूएट गर्ल, ओके। और बहुत अच्छी वो गायक थी, सही है, तो उसके नाम से ये ताना रीरी फेस्टिवल क्लासिकल म्यूजिक वहाँ पर होता है। देन नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल मोढेरा में होता है। सो ये सब कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात में समाविष्ट होता है। नाउ प्लेसेस हैविंग द रिलीजियस इम्पोर्टेंस। अब बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है जिसका रिलीजियस इम्पोर्टेंस है, मतलब धार्मिक महत्व है, ओके। इनमें देखो द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ द द्वारका। सो द्वारका का जो द्वारकाधीश टेम्पल है। देन शारदा पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य। 12 ज्योतिर्लिंगा कंसिस्ट Somnath temple, then Ambaji in North Gujarat, Baucharaji and the Mahakali Mataji, and Miradatar at Unnava, then Jain pilgrimage, Palitana, Ranchodrai temple, Dakor and Samlaji etc. So ये सब places ऐसे हैं जिसका religious importance है। Now Jain and Buddhist caves are seen at various places in Gujarat, Vadnagar, तारंगा, खम्बालिया, शामलाजी, कोटेश्वर, तलाजा, डांग एंड झगड़िया एक्सेट्रा। सो जैन और बुद्धिस्ट केव्स बहुत सारी जगह पर गुजरात में है, जिसमें से खास करके वडनगर में है, तारंगा में भी है, खम्बालिया में है, शामलाजी में, कोटेश्वर में, तलाजा, डांग, झगड़िया एक्सेट्रा। तो ये सब जगह पर खास करके केव्स पाई गई है। तो ये भी कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात में समाविष्ट होता है। देन इन वेरिड कल्चरल या कल्चर ऑफ गुजरात, फेयर्स हैविंग ट्रेडिशनल, रिलीजियस एंड द सोशल इम्पोर्टेंस आर हेल्ड एट वेरियस प्लेसेस। सो इन वेरिड कल्चर ऑफ गुजरात फेयर्स, तो यहाँ पर जनरली डिस्कस किया गया है कौन कौन से फेयर्स ऐसे हैं जिसका इम्पोर्टेंस है। So culture of Gujarat fairs having traditional, religious and social importance are held at various places. गुजरात में अलग अलग स्थान पर, अलग अलग जगह पर, अलग अलग धर्म के जो फेयर्स होते हैं उसका भी एक इम्पोर्टेंस होता है। इनमें तरनेतर फेयर, देन वौठा फेयर ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ द 7 रिवर्स। तो वौठा फेयर जो होता है तो वहाँ पर 7 नदी का संगम होता है, ओके। देन नियर सुरेंद्रनगर, नॉट नियर सुरेंद्रनगर, वौठा फेयर दैट इज नियर दोलका। सो एंड द दोलका, ओके, सुरेंद्रनगर एंड दोलका नहीं, ओनली दोलका। सो भवनाथ फेयर ऑफ द जूनागढ़ ऑन महाशिवरात्रि। सो महाशिवरात्रि फेस्टिवल एंड द फेयर्स ऑफ मानेकदरी पूनम ऑफ द डाकोर आर फेमस। इनमें भवनाथ फेयर जो खास करके जूनागढ़ में होता है। देन महाशिवरात्रि फेस्टिवल, वो भी महाशिवरात्रि पर वहाँ पर भवनाथ फेयर होता है जूनागढ़ में। इसके अलावा पूनम, डाकोर की पूनम भी फेमस है, ये यू ऑल पीपल नो। देन भंगुरिया अरेंज इन छोटा उदयपुर। छोटा उदयपुर में खास करके भंगुरिया जो आदिवासी ट्राइबल लोग वहाँ पर खास करके वो अटेंड करते हैं। इसके अलावा कवांट रीजन एंड द गोल गधेड़ा फेयर ऑफ द दाहोद आर फेमस। सो ये एक मार्क्स में मोस्टली पॉसिबिलिटी है कि कौन सा फेयर कहाँ पर होता है। सो भंगुरिया अरेंज इन छोटा उदयपुर एंड कवांट रीजन एंड गोल गधेड़ा फेयर ऑफ दाहोद आर फेमस। और इसके अलावा एक डांग दरबार है जो डांग में होता है। सो दस फेयर्स ऑफ गुजरात आर फेमस फॉर वेरिड कल्चर। सो अलग अलग संस्कृति के लिए तो ये जो फेयर्स है उसका भी एक अलग इम्पोर्टेंस है, राइट। सो यहाँ पर हमने देखा कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात के बारे में।
नाउ अब यहाँ पर देखो एक पूरा लिस्ट दिया हुआ है। सो इनमें फर्स्ट है नेम्स ऑफ फेयर्स, प्लेस ऑफ फेयर्स कहाँ पर होता है, और तिथि या तो टाइम ऑफ फेयर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आप कंपलसरी आपको लर्न करना है। फर्स्ट वन मोढेरा फेयर। सो मोढेरा महसाना 3rd वीक ऑफ जनवरी मंथ में। देन बहुचराजी फेयर है, वो बहुचराजी में महसाना डिस्ट्रिक्ट में है, चैत्र सुद पूनम के दिन वो सेलिब्रेट होता है। देन शामलाजी ठाकुर जी फेयर, वो शामलाजी अरवली में है, कार्तिक सुद 11 टू पूनम तक ये फेयर चलता है। देन भादरवी पूनम फेयर जो अंबाजी बनासकांठा में और जो भादरवी पूनम को होता है। देन भवनाथ महादेव फेयर जो गिरनार जूनागढ़ और माघ वध 9 टू 12 तक वो चलता है। देन तरनेतर फेयर। सो तरनेतर फेयर वो तरनेतर सुरेंद्रनगर में फर्स्ट वीक ऑफ भद्रपद। सो भद्रपद को पहले वीक में ये तरनेतर फेयर सुरेंद्रनगर में होता है। देन बढ़ियादी फेयर, बढ़ियाद फेयर जो बढ़ियाद अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में रजब मंथ डेट 9, 10 और 11 को जनरली ये होता है। सो ये पूरा देख लिया हमने। इसके अलावा और भी है नकलंग फेयर जो कोलियात भावनगर में होता है, भादरवा वध अमास के दिन जनरली ये सेलिब्रेट होता है। देन माधवपुर फेयर जो माधवपुर पोरबंदर में चैत्र सुद 9 से लेके 13 तक। देन वौठा फेयर धौलका अहमदाबाद कार्तक सुद पूनम के दिन सेलिब्रेट होता है। मीरा दातार फेयर उनावा महसाणा में रजब मंथ 16 टू 22 तक। डांग्स दरबार फेयर जो आहवा डांग में जो फाल्गुन सुद पूनम के दिन। देन गोल गधेड़ा फेयर वो गराडा दाहोद 5 से 7 दिन तक, मतलब दिवाली के 5 से 7 दिन के बाद जनरली ये। तो ट्राइबल एरिया में खास करके जितने भी जो फेयर्स होते हैं ना वो जनरली होली के आसपास में सेलिब्रेट किया जाता है। देन कार्तिक पूर्णिमा फेयर वो सोमनाथ गिर, सो सोमनाथ में गिर में कार्तिक सुद पूनम के दिन। देन भंगुरिया फेयर जो कवाट और छोटा उदयपुर में होता है फ्रॉम होली टू रंग पंचमी। ओके, सो होली से लेकर रंग पंचमी तक ये फेयर चलता है। ओके, सो ये हमने देख लिया गुजरात का कल्चरल हेरिटेज। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंडिया लैंड एंड पीपल। अब भारत में कौन कौन सी प्रजाति, तो जनरली ऐसा माना जाता है कि भाई इंडिया है, सो इंडिया में खास करके पहले कौन आया यहाँ पर। ओके, तो इसके बारे में बहुत सारे मतांतर है। सही है, बहुत सारे ऐसा बोल रहे हैं कि भाई चलो द्रविडियन है वो सबसे पहले थे, कोई बोल रहा है कि आर्यन प्रजा पहले आई थी। सही है, इसके अलावा भी लेकिन यहाँ पर जब सर्वे किया गया, सही है, आर्कियोलॉजिस्ट ने जब सर्वे किया तो इसके अकॉर्डिंग टू पता चला कि आर्यन या ये सब कोई पहली प्रजाति यहाँ पर नहीं थी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी प्रजाति देश विदेश से हमारे देश में आ गई थी। सही है, तो उसमें कौन कौन सी प्रजाति आई यहाँ पर, सही है, और उनकी खास करके विशिष्टता क्या थी, उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा था, तो उनके बारे में जस्ट वी हाउ टू स्टडी हियर। और एक चीज कि उन लोगों का हमारे कल्चर में योगदान क्या रहा है। अगर मंगोलॉइड प्रजा आई तो मंगोलॉइड प्रजा ने आके हमारे देश में ऐसा क्या किया, उन लोगों ने उसका योगदान क्या रहा है। सही है, उसके अलावा निग्रोड्स प्रजा आई है। सही है, निग्रोड्स मीन्स हब्सी जो लोग ब्लैक होते हैं, राइट। तो इसके अलावा दिनारिक है, दिनारिक प्रजा आई है। तो ऐसे बहुत सारी जो प्रजा आई तो उनके बारे में जस्ट वी हैव टू स्टडी इन दिस स्लाइड। सो इंडिया लैंड एंड पीपल। सो इंट्रोडक्शन। So primitive man came into existence simultaneously in India and Eastern South Africa. मतलब देखो, primitive man came into existence. What is the meaning of primitive man? Primitive man means आदिमानव। So यहाँ पर आदिमानव एक साथ में वहाँ पर अस्तित्व में आए, एक भारत में भी और उसके साथ साथ में ईस्टर्न साउथ अफ्रीका में, दोनों जगह पर एक साथ में प्रिमिटिव मैन है उसका अस्तित्व देखने को मिल रहा है। ओके, सो मेस्मराइज्ड टू कैप्चर समवन सच है। मेस्मराइज का मीनिंग यहाँ पर दिया है, मेस्मराइज मतलब टू अट्रैक्ट, ओके, आकर्षित होना। सो मेस्मराइज्ड बाय द वेरिड एंड प्रॉस्परस हेरिटेज
Many foreign tribes came to India. अब ये लोग भारत में क्यों आए? विदेश में तो बहुत, पूरे विश्व में देखो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहां पर आप जा सकते थे, राइट, लेकिन ये लोग भारत में ही क्यों आए? बिकॉज दे ऑल वेर मैस्मराइज्ड बाय द वेरिड एंड द प्रॉस्परस हेरिटेज ऑफ इंडिया। भारत का जो हेरिटेज है वो इतना विविधता सबर था और इतना प्रॉस्परस था, उस वजह से बहुत सारी ट्राइब है वो भारत से आकर्षित हुई और यहाँ पर आई। कंसिक्वेंटली द रिमेन्स ऑफ ऑल द ट्राइब आर फाउंड हियर। और ये जितने भी प्रजाति यहाँ पर आई है वो सब का यहाँ पर रिमेन्स मतलब उनके अवशेष यहाँ पर पाए गए हैं। The Dravidians were considered to be the most ancient people of India. देखो ऐसा माना जाता है कि द्रविडियन लोग हैं वो टू बी द मोस्ट एंशियंट पीपल ऑफ इंडिया। भारत के सबसे प्राचीन प्रजाति कौन है? कौन सी प्रजाति ऐसी जो सबसे पहले भारत में थी? तो ऐसा माना जाता है कि द्रविडियन लोग थे, बट लेकिन द मॉडर्न रिसर्चेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड द एंथ्रोपोलॉजी हैव प्रूव्ड दैट even before the Dravidian 6 more tribes came and settled in India. लेकिन जो लिंग्विस्टिक्स और एंथ्रोपोलॉजी के जो रिसर्चर है, लिंग्विस्टिक मतलब रिलेटेड टू लैंग्वेज एंड एंथ्रोपोलॉजी मीन्स उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, या तो एनिमल्स है या तो ह्यूमन बॉडी है, उनका स्टडी करने वाला, राइट। तो इनका रिसर्च उन्होंने रिसर्च किया, तो रिसर्च से पता चला कि द्रविडियन प्रजा के पहले और 6 प्रजाति यहाँ पर भारत में उस टाइम पर आ गई थी। सो निग्रोइड्स, उनमें सबसे पहले जस्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द निग्रोइड्स। निग्रोइड्स मतलब निग्रिटोइड ऐसा बोला जाता है, लेकिन हम निग्रोस बोलते हैं, सही है। सो निग्रोस मतलब हब्सी पीपल, हब्सी यानी ब्लैक पीपल, सही है, जो साउथ अफ्रीका में खास करके पाए गए हैं ब्लैक कलर के, राइट। सो दे आर कॉल्ड द हब्सी या तो निग्रोइड्स। अबाउट, तो उनके हिस्टोरियन बिलीव दैट, सो हिस्टोरियन जो इतिहासकार है उनका मानना है दैट निग्रेट एंड निग्रोज द मोस्ट एंशिएंट इनहैबिट ऑफ इंडिया। मतलब भारत के सबसे पहले, अगर सबसे प्राचीन कोई रहवासी है भारत का तो वो कौन है? निग्रेट्स है, मतलब हब्सी लोग हैं। कहाँ से आए थे वो लोग? अफ्रीका, वाया बलूचिस्तान टू इंडिया। ऐसा माना जाता है कि वो लोग अफ्रीका से आए थे और बलूचिस्तान होके भारत में आए थे। उसका कॉम्प्लेक्शन मतलब बॉडी, ओके, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो दे वर ब्लैक कलर में, वो लोग एकदम पक्के थे, मतलब ब्लैक कलर का था। सो दे वर ब्लैक हैविंग हाइट ऑफ 4 to 5 फीट एंड कर्ली है, मतलब 4 से 5 फीट की उसकी ऊंचाई थी। उसके हेयर है वो कर्ली थे, ओके, और उनका बॉडी का कलर कैसा था? एकदम ब्लैक कलर था, राइट। नाउ उसके बाद जस्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑस्ट्रेलॉइड। सो ऑस्ट्रेलॉइड दे आर कॉल्ड द निषाद पीपल। सो निषाद में अबाउट द आर्यन, सो यहाँ पर उसके बारे में द आर्यन हु केम लेटर इन इंडिया कॉल देम निषाद। मतलब जो आर्यन प्रजा भारत में बाद में आई वो लोग इनको निषाद कहते थे। The origin of this tribe, like the Kol, Munda and the Khasi tribes of the Assam. अब ये जो ट्राइब का मूल है, ओरिजिन है, वो कहाँ पर है? कोल, मुंडा और खासी। सो ट्राइब्स, तो ये सब प्रजाति का नाम है, ओके। कोई ट्राइब का मतलब खासी प्रजा या तो ट्राइब है, ऐसी एक मुंडा है, एक कोल जाति, तो उनके जैसे ही वो थे। और ये से ये लोग कहाँ पर पाए गए? आसाम, ट्राइब्स ऑफ निकोबार एंड म्यांमार have similarities to the Australoid. In short, Australoid जो प्रजाति है, निषाद पीपल है, उनके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब कोल, मुंडा और खासी जो ट्राइब्स है जो आसाम में रहते हैं, निकोबार में या तो म्यांमार में रहते हैं, उनकी जैसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन लोगों के हैं। ये लोग कहाँ से आए थे? पीपल ऑफ दिस ट्राइब केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। सो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजा आई थी साउथ ईस्ट एशिया से। कॉम्प्लेक्स, उनका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, दे फिजिकल फीचर्स वेर ब्लैक स्किन। तो ऑस्ट्रेलॉइड जो प्रजा है उनका भी ब्लैक स्किन विद अ ब्रॉड हेड, और उसका जो हेड है वो कैसा था? एकदम ब्रॉड,
सही है, तो ऐसा भी हम बोल सकते हैं, थोड़ा ब्रॉड हेड, फ्लैट नोज, उनका नोज है वो एकदम फ्लैट था, शॉर्ट इन हाइट, और उनकी हाइट वो कैसी थी, एकदम शॉर्ट थी, सही है। सो ऑल दीज आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑस्ट्रेलॉइड। नेक्स्ट, स्किल। अब इन लोगों के पास, निषाद लोग के पास स्किल क्या थी? सो स्किल देखे तो their contribution in the development of Indian culture and civilization is immense। देखो, भारत का इंडियन कल्चर में या तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता, सही है, उनके विकास में निषाद प्रजा, सही है, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत इमेंस है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन लोगों ने दिया है। दे मेड क्ले यूटेंसिल, ये लोग क्या काम करते थे? क्ले यूटेंसिल बनाते थे, वॉर कॉटन क्लोथ्स, सही है, बाद में कॉटन क्लोथ वो का मतलब वनाट काम करते थे, एंड न्यू मैनी अदर स्किल्स, और उनके पास और बहुत सारी स्किल्स भी थी। ओके, इसके अलावा दे हैड ग्रेट रिलीजियस बिलीफ, सही है, उनकी अलग सी बहुत सारी ऐसी मान्यता भी थी, उनके खुद की बहुत सारी ज़्यादा बिलीव्स हुआ करती थी, सही है, धर्म के बारे में, प्रकृति के बारे में, राइट। नाउ द द्रविडियंस। ओके, सो द्रविडियंस हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, सही है। तो अब तक जो हमने देखा है वो खास करके कल्चरल हेरिटेज में इंडिया का कल्चरल हेरिटेज, गुजरात, द कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज के बारे में हमने देखा, जिसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, राइट, या तो जिसका लॉजिकल मतलब एक्सकेवेशन जहाँ पर हुआ था, राइट। तो ये सब चीज़ हमने यहाँ पर देखी है, सही है। अब हम देखने और हमने 3-4 प्रजाति के बारे में भी देखा कि इंडिया में कौन कौन सी प्रजाति आई, तो इसमें खास करके हमने देखा पहले, सबसे पहले जो हमने स्टडी किया वो था निग्रोड्स के बारे में, हब्सी प्रजा, उसके बाद ऑस्ट्रेलॉइड। ओके, अब द्रविडियन के बारे में हम पढ़ाई करने वाले इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।